हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो एक बार फिर से अपन वही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वापस लौट आए हैं। तो आज अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंतर्गत जो अपना बीएससी पार्ट सेकेंड उसका पेपर सेकेंड है उसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने 3 पेपर हैं कुल, ठीक है। तो उनमें से ये दूसरा पेपर है। पहला और तीसरा पेपर है वो बाद में देखेंगे, पहले अपन दूसरा पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो पेपर है उसमें आपकी टोटल 2 बुक है, ठीक है। पहली बुक का नाम है अवकल समीकरण और डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इसका बेसिक है थोड़ा सा, हालांकि यूनिट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ओके। आज से अपना सिलेबस है वो स्टार्ट है बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ का, ओके। तो जो अपनी बुक है उसका नाम है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक बुक और है आंशिक अवकल समीकरण, उसका क्या नाम है आंशिक अवकल समीकरण। आपकी टोटल 5 यूनिट है। एक यूनिट है वो 8 नंबर की आएगी और जो 5 यूनिट वो होगी 40 नंबर की, यानी पूरा पेपर होगा 40 नंबर का। एक यूनिट है वो 8 नंबर की आएगी, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। अब 2 ऊपर मिलेंगे और 2 अथवा में मिलेंगे, जो आपको ठीक लगे वो अपन आने कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट चल रहा है अभी, ठीक है। आज अपना पहला दिन है, ऑब्वियसली पहला पार्ट ही होगा, ओके। तो अपना दूसरा पेपर है बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के अंतर्गत। ये पहला लेक्चर है आज अपना। कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है, ठीक है, जिसको आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ओके। तो इसका पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला चैप्टर है, उसका नाम क्या है? पठन कोटि व पठन घात के अवकल समीकरण। इन समीकरणों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ओके। तो अपना जो सेकेंड पेपर है, दूसरा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, उसको अपन पढ़ेंगे, ओके। और उसकी पहले यूनिट का अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको पहला चैप्टर है वो पढ़ना है। क्या करना है? पहला चैप्टर पढ़ना है, ओके। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत आप तो पहले चैप्टर का नाम है वो क्या है? पठन कोटि व पठन घात के अवकल समीकरण, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपना जो पहला टॉपिक होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा? अवकल समीकरण। इसी से स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है, ओके। तो देखो अवकल समीकरण ना कहेंगे किसे? सिंपल सी बात समझिएगा। ये आप अच्छे से पढ़ के आए हो 12th क्लास में, टेस्ट में देखा होगा अवकल गणित में, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं dy/dx। इसको क्या बोलते हैं? dy/dx। तो थोड़ा सा अपन इसका बेसिक से इसको लेके चलेंगे, शुरुआत से लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपन इसकी क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो dy/dx अब देखिए, अक्ष उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्वतंत्र चर। अक्ष को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर। और जो y है उसको क्या बोलेंगे? आश्रित चर या पठनतर चर। जो y है उसको क्या बोलेंगे? आश्रित चर या पठनतर चर। हमेशा याद रखिए dy/dx में अक्ष है वो स्वतंत्र चर, y है वो आश्रित चर पठनतर चर। आप लोग क्यों बोलते हैं कि देखो इसको क्या बोलते हैं? y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। इसको क्या बोलते हैं? y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। देखो अवकलन किसका हो रहा है? y का, और किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। तो y है वो डिपेंड है किसपे? अक्ष पे। इसका क्या मतलब है कि y है वो डिपेंड है किसपे? अक्ष। y अक्ष पे आश्रित है, ठीक है। इसलिए y क्या हो जाएगा? आश्रित चर पठनतर चर। अक्ष को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर, ठीक है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अवकल समीकरण की? एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर हो, जिसमें स्वतंत्र चर हो, और जो आपका आश्रित चर है उस
इसका अवकल गुणांक, आश्रित चर का अवकल गुणांक यानी dy dx, ये आश्रित चर और इसका अवकल गुणांक यानी dy dx, इनकी मध्य परस्पर संबंधित हो उस समीकरण को क्या बोल देंगे? अवकल समीकरण बोल देंगे। ठीक है, तो कोई बात नोट कर सकते हो आप। एक ऐसे समीकरण, ध्यान से सुन लेना और नोट भी कर लेना, एक ऐसे समीकरण जो कि स्वतंत्र चर, ठीक है, या स्वतंत्र ऐसे बोलते हैं ना, चरों एक से अधिक हो सकते हैं, या आश्रित चर या आश्रित चरों एवं आश्रित चर या तो आपका परतंत्र चर है उसके अवकल गुणांक के मध्य परस्पर संबंधित हो तो उस समीकरण को क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा भी प्रॉब्लम मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा dy/dx मिलेगा, dx/dy भी मिल सकता है, तो इसमें आश्रित चर अब की बात x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है, रटना नहीं है कि हमेशा यही मिलेगा, नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका आश्रित चर x, ठीक है, और तो y वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? x का आश्रित चर x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? dy dy। ठीक है, dy dx इसको अवकल गुणांक बोलते हैं y का, dy/dx इसको अवकल गुणांक बोलते हैं किसका? x। ओके, ये बेस है, इसको आपको अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, है ना, तभी आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, हमेशा याद रहनी चाहिए। अब कोई ये कहता है कि तो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में तो आएंगे, ट्यूशन हम तो उन्हीं को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। देखो ठीक है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी सी बात है। ओके, थोड़ा सा आप ना इन चीज़ों को ध्यान से पढ़े, ध्यान से नोट कर लेना अच्छे से साथ साथ में, और परिभाषा में नोट कर लेना। आपको मैंने बतला दी है, एक दो बार ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद उसको नोट करना। अब जैसे ये अवकल समीकरण की परिभाषा हो गई, अब आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल इसके दे सकते हो। देखिए जैसे तो इस तरीके से सिंपल आपको dy/dx का कोई ना कोई मान जरूर दिया जाएगा अक्षर वाक्य पदों में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये भी एक अवकल समीकरण है, ये भी एक अवकल समीकरण, तो ये रूप होता है किसका? अवकल समीकरण। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, अवकल समीकरण कहते इसे, ये अपना पहला पॉइंट इस यूनिट का, इस पेपर का। ठीक है, पहले चैप्टर के अंतर्गत कि अवकल समीकरण कहते किसे। अब इसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे तो प्रथम कोटि और प्रथम गांठ के अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए अवकल समीकरण कहते किसे हैं, रूप क्या होता है, कौन आश्रित चर होगा, कौन स्वतंत्र चर होगा। आश्रित चर को ही परतंत्र चर भी कहते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से समझिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अपनी साधारण अवकल समीकरण। क्या है? साधारण अवकल समीकरण।
अवकल समीकरण अपन ने देख ली। अब इसी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं इसका टाइप है, प्रकार है, क्या होता है साधारण अवकल समीकरण। ध्यान से सुनिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख भी सकते हो साथ में और फिर यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें अवकल गुणांक है। अवकल गुणांक आप समझ गए होंगे, dy/dx या dy/dy या dy/dz जो भी हो, ठीक है। जो अवकल गुणांक है वो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष होना चाहिए। समझ गए होंगे बात, यानी जो अवकल समीकरण है उसमें एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए, एक से अधिक स्वतंत्र चर नहीं होने चाहिए। बात क्लियर है? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, या ऐसे बोल दो कि अवकल समीकरण में जो अवकल गुणांक होता है वो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष। कौन समीकरण कहलाती है? साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, नोट कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल की तौर पर, विशेषता के रूप में मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया है कि एक ही स्वतंत्र चर विद्यमान होगा इसमें अवकल समीकरण। आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, देखिए मैं आप ही अपनी तरफ से एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, बस कंडीशन को ध्यान में रखना। dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। आई कोई भी मान अप्लाई हो सकता है, ठीक है, चाहे वो e में हो, लोग हो, चाहे वो साधारण रूप में एक्स और वाई हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, ठीक है, गुणमितीय फलन, चर घातांकी फलन, साधारण बीजगणितीय फलन, किसी भी प्रकार से वो हो सकता है। x dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो यहाँ पे अलग अलग है लेकिन इनमें स्वतंत्र तरह वो एक ही होगा, चाहे तो आप dx/dy कर लीजिए, चाहे dy/dx कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको लिखने मिले तो आपको यही समझना है कि स्वतंत्र कितना है, एक ही है। ओके, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये देख लीजिए, d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 5/2। इसमें देखो एक बार अवकलन है, इसमें दो बार अवकलन है, लेकिन अपने को देखना क्या है, अवकलन कितनी बार हो, उसकी घात कितनी हो, उससे मतलब नहीं है। अपने को देखना क्या है कि जो अवकलन हो रहा है, ठीक है, क्या जो अवकल गुणांक है वो जिसके सापेक्ष है वो कितने चर है। यहाँ भी देखो x के सापेक्ष, यहाँ भी x के सापेक्ष। अब एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है, उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। ओके, तो ये परिभाषा हो गई साधारण अवकल समीकरण की। हर संभव एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, और देख लीजिए एक दो। dx/dy प्लस sin x प्लस log x इक्वल टू की पावर y। तो इस तरीके से बहुत सारी समीकरण हो सकती हैं। ठीक है, ये तो मान है, कोई भी अपनी तरफ से अपने को देखना ये है कि जो अवकल समीकरण का अवकल गुणांक है या जो स्वतंत्र चर है वो कितने हैं, कौन है। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन है, y है, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, x, y, z, कोई भी। ध्यान क्या रखना है, स्वतंत्र है कौन, एक है या एक से अधिक है। ठीक है, ये परिभाषा थी साधारण अवकल समीकरण की, और ये परिभाषा एग्जाम में भी आई हुई है। ओके, तो अच्छे से लिखोगे। एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें
स्वतंत्र चर एक ही विद्यमान हो, या तो अवकल समीकरण का अवकल गुणांक है वो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो। ठीक है, उस समीकरण कौन समीकरण बोलेंगे अपन? साधारण अवकल समीकरण। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पूछे कि भाई आप कोई भी साधारण अवकल समीकरण का उदाहरण दीजिए, परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, तो आप इस तरीके से अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण देख जाओगे। ध्यान रखना है इस चीज का और खास चीज का। ठीक है, क्योंकि तो पता नहीं चल रहा है कि अवकलन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, अवकल गुणांक किसके सापेक्ष है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, परिभाषा लिख लीजिए अच्छे से, तो मैंने 2-3 बार बोल दी है, आप इसको रिपीट करके सुन सकते हो और लिख सकते हो, और फिर ये एग्जाम्पल लिख लेना, अपनी तरफ से भी 2-3 एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सीखेंगे, माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंशिक अवकल समीकरण। एक दूसरा प्रकार समझ सकते हो आप अवकल समीकरण का। पहला हो गया साधारण अवकल समीकरण, दूसरा है आंशिक अवकल समीकरण। ओके, आंशिक अवकलन में, आंशिक अवकल समीकरण में क्या रहेगा, देखो उसकी जस्ट विपरीत हो जाएगी कि जो अवकल आपका गुणांक है या तो स्वतंत्र चर है वो क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। क्या होंगे, स्वतंत्र चर एक से अधिक होंगे। ये मैंने लिख दिया है, स्वतंत्र चर एक से अधिक। आप परिभाषा लिख सकते हो, एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो एवं आंशिक जो अवकल गुणांक है आपका, ठीक है, उसको बोलेंगे आंशिक अवकल गुणांक, वो क्या हो, एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष हो। ठीक है, बात वही है, समझने का तरीका है केवल। उस समीकरण को क्या बोल देंगे अपन, आंशिक अवकल समीकरण। एक से अधिक क्या होंगे, स्वतंत्र चर विद्यमान होंगे। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो ऐसे इस प्रकार से पहली बात तो इसको ऐसे लिखोगे आप डेल के रूप में, आंशिक नाम आ जाएगा जहाँ पे। ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण।
ओके, नेक्स्ट टाइम में भी देखा होगा आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा एक यूनिट थी अपनी आंशिक अवकल की वहीं से। ठीक है, तो देखो डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जेड। देखो आश्रित चर वाई, स्वतंत्र चर एक्स, आश्रित चर जेड, स्वतंत्र चर वाई। स्वतंत्र चर है वो एक से अधिक होंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, बराबर तो खैर कोई ना कोई मान चलता ही रहेगा, जेड हो कि और जेड हो, साइन जेड हो, लॉग जेड हो, कोई भी हो। ठीक है, इससे जो समीकरण है तो क्या बोलेंगे आंशिक अवकल समीकरण। डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई के रूप में इसका अवकल गुणांक रहेगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है आश्रित चर एक है और स्वतंत्र चर है वो एक से अधिक, यहाँ पे दो है एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से आपको समीकरण मिले तो पहचान लेना इसको। और देख लीजिए एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू की पावर जेड। यहाँ पे दो बार अवकलन हो रहा है आंशिक अवकल, यहाँ पे भी दो बार हो रहा है, लेकिन अपने को क्या देखना है कि अवकलन हो किसके सापेक्ष रहा है, एक्स के सापेक्ष दो बार, वाई के सापेक्ष दो बार। ठीक है, अपने को देखना है कि किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है एक्स और वाई के सापेक्ष है दो स्वतंत्र एक्स और वाई। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और देख लीजिए ये देखो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू टेन यू। ओके, तो इसमें जो आपके स्वतंत्र चर है वो है एक्स वाई जेड, आश्रित चर है वो है यू। आश्रित चर कौन है, यू है। ठीक है, और जो आपका स्वतंत्र चर है वो कौन है, एक्स है, वाई जेड है, बराबर में कोई मान हो जाएगा टेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके स्वतंत्र चर है वो कितने हैं, एक से अधिक है, तीन है, एक्स है, वाई है, जेड। आश्रित चर कौन है, यू है। आश्रित चर कौन है, यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। देखो ठीक है, दी गई अवकल समीकरण में से सबसे पहले ये पहचानोगे कि साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में अंतर है। ठीक है, अभी ये आपके आगे काम में आएगी 5 यूनिट में, जो अपनी एक अलग बुक है उसमें। यहाँ पे जो अपन इसमें 4 यूनिट पढ़ेंगे टोटल, मैंने अभी आपके बुक का नाम लिख दिया था अवकल समीकरण, उसमें अपने 4 यूनिट है टोटल, और उसमें अपने को केवल पढ़नी है साधारण अवकल समीकरण, यानी स्वतंत्र चर एक ही होगा, यानी स्वतंत्र चर एक ही होगा। ये अपने को यहाँ पे नहीं पढ़ना है आंशिक अवकल समीकरण, ये 5 यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले 4 यूनिटों में यानी अवकल समीकरण जो बुक है इसमें कौन सा पढ़ेंगे अपन, साधारण अवकल समीकरण, एक ही स्वतंत्र चर। ठीक है, अच्छे से बैठा लीजिए इस चीज को अपने दिमाग में। ओके, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हो आप इस प्रकार से, और यदि परिभाषा के रूप में लिखना हो तो वैसे, और ये कुछ एग्जाम्पल इनको नोट कर लीजिए। आप अपनी तरफ से भी एक दो एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तरीका आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि बताइए कि कोई अवकल समीकरण दे देंगे आपको, जैसे एक नंबर में कुल मान लो आपको 4 क्वेश्चन दे दिए या 4 अवकल समीकरण दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनकी कोटि क्या है, घात क्या है। तो एक नंबर के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, इस प्रकार से। तो देखिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में आप पहले से जानते हो, आपने जरूर पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है। तो देखिए अवकल समीकरण क्या होता है, और अवकल समीकरण तो देख चुके हैं अपन, इसकी देखते हैं कोटि और घात। तो अपने को यहाँ पे देखना है क्या, सिंपल चीज़ है। कोई भी आपको अवकल समीकरण दी जाती है तो उसमें तो एक बार ही अवकल हो सकता है, उसमें 2 बार ही हो सकता है, 3 बार ही हो सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको देखना क्या है कि अधिकतम अवकलन है वो कितनी बार हो रहा है, अधिकतम अवकलन है वो कितनी बार हो रहा है, यानी उच्चतम अवकलज की कोटि, ठीक है। 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार। अब क्या अवकलन देख रहे हैं कि वो कितनी बार हो रहा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब की बार शब्द सब नहीं देखना है, अब की बात क्या देखना है, अवकलन देखना है, अवकल गुणांक देखना है, ठीक है। कि वो कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी उच्चतम अवकलज की कोटि को क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण की कोटि बोलेंगे। अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है तो उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 बार। अधिकतम अवकलन है वो 3 बार हो रहा है, उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। घात की बात करें तो वही बात, जैसे आपका उच्चतम अवकलज है उसकी जितनी घात होगी उतनी ही उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। क्या बोलोगे, उच्चतम अवकलज की घात को क्या बोलेंगे, उस अवकल समीकरण की घात बोलेंगे। यानी सीधी सी बात ये हुई कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात है वो उच्चतम अवकलज की कोटि और घात होगी, सिंपल रूप में, ठीक है। देखिए ये 100 रुपये मैंने बोल दिया। देखो उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि का लाइन, उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनोगे, यदि अवकल समीकरण में कहीं भी समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है तो पहले उसको हटाओगे, ऐसे नहीं देखोगे आप। मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप सुन लीजिए एक बार, अवकल समीकरण में कहीं भी समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए, यदि दिया गया है तो उसको हटाएंगे। अवकलन का चिन्ह किससे हटता है, सॉरी समाकलन का चिन्ह किससे हटता है, अवकलन से हट जाएगा, यानी एक बार अवकलन और करना पड़ेगा आपको किस समाकलन का चिन्ह दिया हुआ। तो यानी जो अवकल समीकरण वो पूरी तरीके से हल की हुई होनी चाहिए, उसमें समाकलन का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। उसकी घात जैसे अभी अपन ने लिखा 5 घंटे 2 तो वो भी नहीं होनी चाहिए, घात भी पूर्णांक भी होनी चाहिए, घात 5, 4, 3 इस तरीके से, ठीक है। तो पूर्ण रूप से हल की होनी चाहिए, बीजगणितीय रूप से भी और अन्य प्रकार से भी, वो समाकलन का तरीका ले लो आप, ठीक है ना मेरी बात। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे कि अवकल समीकरण की कोटि और घात लिखते समय आप उससे अवकल समीकरण को एक बार चेक करोगे अच्छे से कि क्या ये हल की हुई है, क्या इसमें समाकलन का चिन्ह तो नहीं है कहीं, क्या इसमें कहीं घात इस प्रकार तो नहीं है, 3/2, 5/2, 1/2, अंडर रूट, ठीक है ना मेरी बात। इस तरीके से आपको समझना है, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं।
देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ अवकल समीकरण लिखे हैं मैंने, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए, ये सभी अवकल समीकरण क्या साधारण अवकल समीकरण है? क्या इनमें एक ही शब्द नजर आ रहा है? लिख लीजिए आप, इनमें एक ही शब्द नजर आ रहा है x, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। सभी को आप चाहे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपन केवल साधारण अवकल समीकरण के बारे में पढ़े, ओके। इतना अब देखो आगे प्रत्येक अवकल समीकरण के हम देखते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि कितनी है और घात कितनी है, ठीक है। पहला देखते हैं, क्या ये समीकरण पूरी तरीके से हल की हुई है? पूरी तरीके से हल की हुई है, ना इसमें कहीं समाकलन का चिन्ह है, ना इसमें कहीं कोई घात ऐसी वो बात पूर्णांक में नहीं है, ठीक है, वो इनके रूप में हो, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, यहाँ 2 बार हो रहा है। तो पूरी अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। उच्चतम अवकलन की घात यानी 2, उस अवकल समीकरण की क्या होता है? 40। इस अवकल समीकरण के लिए 40 कितनी होगी? 2 होगी। अब इसके देखो आपको क्या मतलब है, उच्चतम अवकलन की 40 अवकल समीकरण की 40 और उच्चतम अवकलन की घात अवकल समीकरण की घात होगी। तो आपका ये उच्चतम अवकलन है, इसकी घात कितनी है? तो इसकी घात 1 है, इस तरीके से इसकी घात कितनी है? 1 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस अवकल समीकरण के अंदर कोटि कितनी है? 2 है, घात कितनी है? 1। ओके, हुए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, अब इसको देखो अपने को हल करना पड़ेगा, इसकी पावर 3/2 हटानी पड़ेगी, ठीक है। पावर 3/2 कैसे हटाओगे? इसका दोनों तरफ ये 1/2 है, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए इसको आपने क्या लिखोगे? अगर इसका स्क्वायर करते हो d2/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 हट जाएगी, पावर 3 बचेगी। 2 प्लस d/dx क्यूब और इसका होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें, ठीक है, ना इसमें समाकलन का चिन्ह है और ना ही कहीं घात इस प्रकार से 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे। अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। और इस अधिकतम अवकलन की घात भी कितनी है? 2 है। तो इसकी कोटि भी 2 हो जाएगी और घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी कोटि भी 2 हो जाएगी और घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए d2/dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d2/dx स्क्वायर प्लस x d/dx प्लस y इक्वल टू log x। आप इसे देख सकते हो कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। उच्चतम अवकलन की घात 3 है, अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी? 3। और इसकी घात कितनी है? 1 है। इसकी घात कितनी है? 1 है। तो अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। ये था उस अवकल समीकरण की कोटि तथा ये आप एग्जाम्पल इनकी कोटि और घात अच्छे से लिख सकते हो। अब आपको कोई भी यदि अवकल समीकरण दे दी जाए और यदि पूछ ले इसकी कोटि और घात बताइए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप परिभाषा लिख सकते हो, यदि इसको कोटि के रूप में लिखना चाहो, इसकी अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्या लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे आप, इसी अवकल समीकरण में क्या लिखोगे? इसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि को अवकल समीकरण की कोटि एवं उच्चतम अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। हो जाएगा तो आराम से लिख लोगे परिभाषा, ठीक है। रिपीट करके इस परिभाषा को अच्छे से लिख लेना। इसके बाद एक पॉइंट लिखोगे आप ध्यान से नीचे, क्या? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण पूर्ण रूप में देखो, आप समझ गए, मैंने आपको बता दिया है, समाकलन का चिन्ह हटना चाहिए, घात हटनी चाहिए, ठीक है। घात अब ये नहीं कि वो 3 हटाएंगे, ठीक है, 3 हटाएंगे तो 3 करनी पड़ेगी वापस, वो बीज गणित हो जाएगी। यानी
जो अवकल समीकरण है वो पूर्ण रूप से हल की हुई होनी चाहिए। इस लाइन का आप ध्यान रखोगे अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करते समय। ठीक है, तो ये बड़ी भाषा अच्छे से लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना और ये एग्जाम्पल आप और कर लीजिए। अपने स्तर पर भी आप एग्जाम्पल लिखिए, जितना आप मजबूत करोगे उतना ही आपके ये मैटर है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत बिल्कुल भी नहीं करोगे कि हमने तो यहाँ पे लिख दिया उसी से नंबर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से नहीं करोगे साफ हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत कर लीजिए, आपको इतना करना समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। कुछ अवकल समीकरण लिखिए, कुछ इस तरीके से सोचिए कि उसमें आप तो आपके स्वतंत्र विचार है वो एक ही हो। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार से आप उसको अप्लाई कर सको, एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर जितना अपनी तरफ से सोच पाएंगे उतना ही बेटर आप रिजल्ट दे पाएंगे। ओके, तो आप इसको लिखिए, उस पर मतलब इसकी पूर्ति करना। और देख लीजिए, देखो एक एग्जाम्पल समागले वाला आपने नहीं करवाया तो उसको देख लो। जैसे इस प्रकार से देखो d2/dx² प्लस dy/dx प्लस 5, ये तो मैंने ऐसे दे दिया। अगर आप ले ले तो करके चल जाएगा। अच्छा है कोई समाकलन y/dx = e⁻x। अब इसकी जो आपके ना पूर्ति है वो दो नहीं होगी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से रखो क्योंकि समाकलन का चिन्ह है ये पूर्ण रूप से हल नहीं है, ये बीजगणित रूप से हल नहीं है। ठीक है, तो इसको हल करोगे समाकलन का चिन्ह कैसे हटेगा, इसका पूरी का एक बार अवकलन कर देंगे। इसका एक बार और अवकलन करेंगे d3/dx3, इसका एक बार और अवकलन करेंगे d2y/dx², और यहाँ से समाकलन करके हट जाएगा, dx भी हटेगा ऑब्वियसली। क्या बचेगा 5y e⁻x का अवकलन e⁻। ठीक है, अब बताइए इसके अंदर कोटि कितनी हो जाएगी। उसका मतलब 3 बार अवकलन हो रहा है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। तो
उच्चतम अवकलज की घात कितनी है 1, तो इसकी घात कितनी रहेगी 1 और 3 घात 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको अपने जो मैक्सिमम यहाँ पे कंडीशन है उनको मैंने ना सबको ले लिया है, फिल कर लिया है। तो देखिए आप अच्छे से इसमें पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपना अवकल समीकरण की कोटि व क्या था, अवकल समीकरण की कोटि व। अभी ध्यान रखिए प्रथम कोटि की और प्रथम घात के अवकल समीकरण अपना चैप्टर का नाम था। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात ये है अभी, तो यहाँ पे तो कोटि 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, केवल कोटि और घात, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे, अभी कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले अवकल समीकरण की परिभाषा, उनके कुछ एग्जाम्पल, भाई रूप क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और फिर उनके प्रकार, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण की विशेषता एक ही शब्द उत्तर, आंशिक अवकल समीकरण एक से अधिक शब्द उत्तर। यहाँ अपन टोटल 4 यूनिट है अपनी अवकल समीकरण रूप में, इसमें केवल साधारण अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसके बाद में अवकल समीकरण की कोटि व। तो आज ये थोड़ा सा इसका अपना बेसिक था, अपना पेपर स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपके नोट्स बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए लेक्चर टेस्ट के अंतर्गत, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़ना, आगे हम और भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल सी बात है, हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, उसको जवाब देना। देखो dy/dx इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका ये मतलब होता है, ये आंशिक अवकलन से ही प्राप्त होता है। डेल वाला dlx, इसमें लिमिट है और dlx टेंड्स टू 0, यानी dlx है वो 0 की ओर अग्रसर हो, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, इस तरीके से धीरे धीरे वो 0 की ओर अग्रसर होगी। इसमें डेल y/dlx, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, dy/dx। ये इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, सिंपल सी चीज़ है कि भाई dy/dx होता क्या है, इसको आप बोलोगे क्या, इसका और कोई दूसरा रूप भी होता है क्या, देखिए आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए आपके आगे भी काम में आएगा। एक चीज़ और है, देखिए ये मान लो, अच्छा अभी अपन ने देखो इसको अलग अलग लिखा, कुछ इक्वेशन थी अभी अपन ने लिखी थी, x dx + y dy = 0, ठीक है। तो ये आपने इसको लिखा था, तो इसमें अलग अलग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखो, जैसे dy/dy, तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, जो dy है उसका क्या मतलब है, dy/dx हाथ में dx, ये हट जाता है, ठीक है, और dy बन जाता है। तो ये एक अपन ये नहीं बोल सकते, यहाँ पे देखो एक बोलने का तरीका होता है किसी चीज़ को कि भाई कैंसिल हो गया, इसको काट दो dx से dx को, नहीं, एक रूप होता है, हाँ लिखने का तरीका है, अभिव्यक्त करने का तरीका, इसको प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। हर चीज़ का देखिए अपने एक तरीका होता है बोलने का, लिखने का, उसी के अकॉर्डिंग चाहते हैं अपन। यहाँ पे नॉर्मल से 5 से 5 को काट के ऐसे नहीं बोलेंगे कि dx से dx को काट दिया, बच गया dy मान आ गया, नहीं। अगर अकेला dy है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवकल, उसको क्या बोलते हैं अवकल। और जो आपका dy है उसको आप रिप्रेजेंट करो इस प्रकार, dy/dx साथ में dx, ठीक है। इसी प्रकार dx को भी कर सकते हो आप, तो dx है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, dx/dy साथ में dy, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, इनका आप ख्याल रखोगे, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए आगे काम करेंगे, कोई पूछ लेता है बेसिकली, और अपने को भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे तो जो सिलेबस में आएगा हम उसी को पढ़ेंगे, एग्जाम में कर लेंगे, किसी कर लेंगे, छोड़ देंगे, नहीं। अगर आगे बढ़ना है किसी सब्जेक्ट के साथ, तो प्रत्येक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, फायदा उससे, ठीक है।
तो ये अपना आज की क्लास सब थोड़ा सा मैटर था, बेसिक सा मैटर था। आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से मन लगा के पढ़ना, क्योंकि देखिए चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम अगर शुरू करते हैं, अगर उसकी नींव मजबूत होती है, उसका बेस है वो मजबूत होता है, तो फिर वो इमारत आराम से खड़ी रहती है और कई सालों तक कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वही बात है, आपको ना समझाने की जरूरत नहीं है, समझदार हो आप, अच्छे से पढ़िए इसको। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। याद अपनी पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।